देखो बच्चों, मेरा जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, यदि कहें कि केवल एसएससी के बच्चों के लिए है तो नहीं भैया, केवल एसएससी के लिए ही नहीं, एसएससी का हो चाहे आरआरबी का हो चाहे कोई भी ऐसा आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर मैथ अगर पूछता हो ना, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होता है। और मैं तरीका भी जो सॉल्यूशन होता है विद ट्रिक के साथ में कम टाइम में कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ही बेखूबी से मैं निभाता हूँ। राइट। तो चलिए आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन यदि देखते हैं, देखिए लिखा है कि 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है। 2000 कर्मचारी उसको पूरा करने का कार्य सौंपा गया है। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या में 15% कम हो जाते हैं, मतलब पहले वर्ष में क्या हो जाए 15% कम हो जाता है, ऐसे इसको लिख देते हैं। राइट, क्योंकि बाद में डाटा भूल जाता है ना, तो ऐसे आप भी एग्जाम में अगर कर रहे हो तो हाँ ठीक है, तुरंत नोट करके चलते हैं। और दूसरे वर्ष में कर्मचारियों की संख्या पुनः 10% कम हो जाए, दूसरे वर्ष भी भैया कम हो गई। नेक्स्ट कह रहा है कि हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ जाती है, तो चौथे वर्ष में काम करने की कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। फिर से यह क्या कह रहा है कि 10% जो है बढ़ जाती है। तो पूछ रहा आखिर जो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल में बढ़ जाते हैं, आखिर चौथे साल में कितने कर्मचारी रहेंगे। यदि हम लोग सिंपल सा देखते हैं, इसका क्या यहाँ पर कोई ट्रिक हो सकता है क्या। यदि यहाँ पर ट्रिक यदि हम लोग लगाना चाहते हैं तो 15% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू यदि लिखते हैं तो माइनस का 3/20 लिखेंगे। और यहाँ पर जो क्या होता है कि माइनस का 1/10 और यहाँ पर होगा प्लस का 1/10, मतलब यह सीधा सा लिखेंगे, यह 17/20 होगा। और इसका यदि हम लोग करते हैं तो मतलब 9/10 होगा, 10 में से 1 घट जाएगा तो यह बढ़ा है तो 11/10 होगा, यही होगा। मतलब जो भी हमारा मतलब आएगा आंसर आएगा वो 9 भी देखो 9 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा और 17 का मल्टीपल होगा। क्या चीज़ें चेक करना आसान है। अच्छा देखो, जब भी हम लोग मल्टीपल चेक करते हैं ना तो चारों ऑप्शन का चेक करना जरूरी होता है। राइट, क्योंकि अगर चारों का नहीं चेक करेंगे, 2 चेक कर दिया बस उसी में मार के, अरे भैया हो सके अगला वाले में 9 का मल्टीपल दिया हो, तब तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उस केस में हमको मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन दिए 1786 है, 1613, 1786 में यदि हम लोग 9 का चेक करते हैं तो 7 1 8 6 14 8 22, 9 से नहीं कटेगा। 6 1 7 7 3 10 18, दूसरा जो है 9 से कट जाएगा। तीसरा देखते हैं 7 1 8 8 3 10 8 3 11 8 19, तीसरा भी नहीं 9 से कटेगा। 6 1 7 5 12 8 20, मतलब केवल 9 से दूसरा ऑप्शन कटा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, यदि केवल एक जो है मतलब आता है तब तो ठीक है, वरना अगर नहीं आता है तो भैया हमको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा देखो ऑप्शन नंबर दूसरा जो 1685 है कि नहीं है, सॉरी 1683 है। ओके, यही है ना ऑप्शन नंबर। यदि हम देखते हैं कि 8 1 9 6 3 9, मतलब ये 9 से कटेगा। 11 का भी मल्टीपल है कि नहीं, 8 1 9 और 6 3 9, मतलब 11 का भी मल्टीपल है। इस वजह से 100% ऑप्शन मतलब सेकंड ही सही होगा। लेकिन यदि हम लोग एग्जाम हॉल में अगर ऐसे ऑप्शन मैच कर दिया, 2 दे दिया 11 का मल्टीपल, तब तो भैया हमको करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो पॉपुलेशन हमारा क्या है 2000 और गुड़े, मतलब यह घट करके 17/20 हुआ है, और यह जो है 9/10 हुआ है, और यह जो 11/10। राइट, ऐसे हम लोग काम करेंगे। अगर फाइनली अगर मतलब उससे नहीं मिलता तब इन दैट केस में हमको यही करना होगा। हम क्या करेंगे, 0 0 0 2 से कहानी ख़त्म, मतलब सब खत्म हो गए। बस इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 9 153 गुड़े 11, अब 11 का मल्टीपल 3 3 5 8 5 1 6 और 1, यही होता है 1683। राइट, इस तरीके से हम लोग करेंगे, वरना आप जो है ज़्यादा क्वेश्चन में घूमेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरीका जानना जरूरी होता है भैया, मल्टीपल का भी, ट्रिक का भी, और जो हो सकता है उससे भी हम लोग कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। यदि देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, यदि विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं का महत्तम समापर्त ज्ञात करने पर अंतिम भाजक जो 17 है और भागफल क्रमशः 1 11 और 2 प्राप्त होते हैं, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखो क्या होता है कि महत्तम समापर्त 2 संख्या का ही होता है, तो ऐसे ही हम लोग करते हैं ना, यहाँ पर जो आया, फिर से यहाँ पर जो आया, फिर से यहाँ पर जो है, कर अंतिम भाजक जो 17 है, यहाँ पर 1 11 2 आएगा, तो जो पूछ रहा है यहाँ पर जो आएगा और यहाँ पर आएगा, इन्हीं दोनों का आखिर योग पूछ रहा है। अब हम लोग इसमें करें 17 2 34, फिर से यहाँ पर ले जाकर रखे, भैया बहुत लफड़ा है ना। हम लोग क्या, उसका कोई तरीका नहीं है क्या। हाँ तरीका है, मैं बताता हूँ ना। देखो हम लोग क्या करेंगे, इससे ऐसे लिखेंगे 1 11 और 2 हमने लिख दिया।
हमने यहाँ पर लिखा 17 और जब करेंगे तो जो भी आता है रिमाइंडर यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि लास्ट में है तो लास्ट में कंप्लीटली कटा होगा तो रिमाइंडर हमने इधर लिख दिया, मतलब लास्ट में जो आएगा जीरो से ही तो करते हैं, क्योंकि लास्ट में कुछ बचा नहीं था, हमने जीरो लिख दिया। अच्छा देखो हम लोग क्या करते हैं कि 17 दूना 34, यहाँ पर क्या लिखेंगे 34। अब जो भी मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 34 वाला आएगा यहाँ पर तुरंत, जो इसको उठा कर लेके चले जाएंगे, राइट। और जैसे करेंगे इसका करेंगे मल्टीप्लाई और फिर से इधर करेंगे जोड़, मतलब यहाँ पर भी करते हैं 17 दूना 34, मतलब इसका किए मल्टीप्लाई, इधर किए जोड़, तो इधर तो जोड़ है तो भैया जीरो ही तो आएगा ना, तो जो आएगा वही आएगा। लेकिन अब इसमें करेंगे 34 में जब 11 का गुणा करेंगे तो 11 चौको 44 और 11 तिया 33 4 37, अब 374 में 17 जोड़ेंगे तो 380 और 391 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। फिर से अगला हमको क्या करने के लिए 391 यहाँ पर उठा लाएं और फिर से हमने इसका किया मल्टीप्लाई और इसके साथ करेंगे जोड़, ठीक है। तो 391 में एक का करेंगे तो 391 ही आएगा और 34 से जोड़ेंगे तो 390 और 30 420 और 425 आ जाएगा। पूछ क्या रहा था कि यहाँ और यहाँ, मतलब यही दोनों संख्याओं का सम पूछ रहा है। अब देखो क्या इसका ऐड नहीं हम लोग कर सकते क्या, 4 3 700 और 90 20 110, मतलब 810 और 5 1 6, मतलब टोटल आ गया 816, राइट। ऐसे हम लोग ट्रिकी से करेंगे, वरना आप ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा झेल जाएगा। देखो हमने क्या किया 17 दूना 34, जीरो जो मतलब लास्ट में रिमाइंडर जीरो आता है, इसको जीरो जोड़े 34, फिर से इसको यहाँ पर पहुँचा दिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर से हमने इसको साथ ऐड किया, फिर से जो भी यहाँ पर आया फिर से इसको यहाँ पर पहुँचा दिए, इसका मल्टीप्लाई किए, इसके साथ हमने ऐड किया, बस वही आ गया, राइट। अगर लास्ट वाला पूछता क्या कि भाज्य क्या था तो यही वाला हो जाता, लेकिन भाज्य और भाजक दोनों का जो सम पूछ रहा है ना, बस इसलिए हम लोग क्या किए इन दोनों का ऐड कर दिए, राइट। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। और ऐसे अगर आप लिखते हैं तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा यार, 10 से 15 सेकंड, अगर आपको तरीका पता है तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जो घन होता है और घन में जो सबसे बड़ा गोला होगा ना, तो उस गोले का व्यास और घन का जो है साइड है दोनों इक्वल होंगे। मतलब गोले का व्यास यदि हम लोग देखेंगे तो 2r इक्वल टू साइड हमारा कितना है 21 है, ये मतलब r इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/2, यही होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर क्या कुछ ट्रिक भी अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते हैं। यदि इसका क्या पूछ रहा है कि बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन तो यही होता है 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 22/7, और आर का मतलब क्यू का मतलब 21/2 और 21/2 और 21/2, यही होता है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं तो 7 तरीके 21 तो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से देखते हैं तो 2 दूनी 4 और ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ पर बचा 11 और ये भी ख़त्म हो गया, राइट। मतलब फाइनली हम लोग घुमा फिरा के देखें तो जो भी प्रोडक्ट होगा इसमें भी 3 छुपा इसमें भी 3 छुपा, मतलब 9 का मल्टीपल होगा, 9 और 11 दोनों का मल्टीपल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 9 और 11 दोनों का मल्टीपल चेक करके जो भी आंसर होगा उसको मार के, या हम लोग डायरेक्ट समझे कि भैया 21/2 आया है, मतलब 21 में जो 7 और 3 दोनों छुपा हुआ 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो मतलब 7 तरीके कैसे कहानी खत्म हो गई। मतलब जो भी आएगा पक्का हमारा क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसी को करते 11 भी बचेगा और 9 का भी मल्टीपल होगा। तो जो ऑप्शन हमको सही लगे वही बस मार के आगे निकल चल रहा है, बातें समझे। अब इसका ऑप्शन हम लोग चेक करते, पहला 9 का चेक करते हैं तो 4 1 5 5 5 10 8 18, पहला जो 9 का मल्टीपल है। अब दूसरा देखते हैं 8 5 13 13 14 4 18, दूसरा भी है भैया। 8 1 9 और 9 10, तीसरा नहीं है। 4 1 5 5 5 10, मतलब 3 ऑप्शन जो 9 का है, तो मतलब 9 का मल्टीपल तो भैया फेल हो गया। 11 का चेक कर लेते हैं, तो जब 11 का चेक करेंगे तो 4 5 9 और 8 1 9, पहला जो 11 का मल्टीपल है। दूसरा देख लेते हैं 5 4 9 8 1 9, आए है भैया यहाँ पर कोई दाल ना गलेगी, 9 का भी दे दिया और 11 का भी, मतलब मल्टीपल से कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। जब कोई फार्मूला नहीं काम करेगा तो बस एक चीज़ है कि 7 का आप जो मल्टीपल चेक कर सके, क्योंकि इसमें 7 छुपा है तो 7 भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कटेगा, लेकिन इसमें 7 तो छुपा हुआ है ना, तो जब 7 छुपा हुआ है तो मतलब हमारा 7 का मल्टीपल हो सकता है। लेकिन हम लोग यार इतना झंझट काहे को पालना, जब क्या करना सिंपल सा बचा है ना, तो 441 में क्या हम लोग 11 का गुणा ना कर सकते हैं, 1 1 4 5 और 4 4 8 और 1 1851, सॉरी यही है ना, 1 1
और 4 1 5, 4 4 8, 4,851 यही होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ज़्यादा अगर समय है तब तो ठीक है, वरना अगर मल्टीपल से नहीं मिलता है तो फाइनली हमको मल्टीप्लाई करके जाना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा बड़ा मगर मल्टीप्लाई ना हो तो हमें लगता है कि कर देना चाहिए। देखिए कितना टाइम लॉस होगा उस चीज़ों में ना, अगर समझ आ गया तुरंत कर सकते हो तो तुरंत कर दो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखते हैं। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का मतलब ठेका लेती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़ करके चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाना है तो कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है। देखो क्या कर रहा है कि शुरुआत में कोई ठेकेदार था तो 42 कर्मचारी लिया और कह रहा कि हम कितने दिन में काम कर देंगे, 25 दिनों में काम कर देंगे, राइट। 25 दिनों में काम कर दिए, लेकिन एक काम करा रहा था तो पता चला कि 10 कितने दिन बाद 12 सफाई कर्मी जो है 10 दिन बाद जो काम छोड़ करके चले जाते हैं, राइट। लेकिन उन्होंने 10 दिन तो काम किया कि नहीं किया, उन्होंने क्या किया, 10 दिन काम किया। तो जब 10 दिन काम किया तो बाकी कितना काम बचा था, 42 कर्मचारियों के लिए 15 दिन का काम बचा था। अगर मान के जो आखिर उन्होंने पहले तो 10 दिन काम किया कि नहीं किया, जब 10 दिन बाद ना भैया छोड़े या आए या जो कुछ, लेकिन पहले 42 के 42 आदमी 10 दिन तो काम किए। तो जब 42 के 42 आदमी काम किए हैं तो 42 आदमियों के लिए कितने दिनों का काम बचा है, 42 आदमियों के लिए 15 दिनों का काम बचा है। फिर से आदमी छोड़ करके चले गए, कितने आदमी छोड़ करके गए भैया, 12 आदमी छोड़ करके चले गए, तो कितने आदमी बचे, 30 आदमी। लेकिन अब कह रहा है कि 10 ही दिन में बचा, तो बाकी 15 दिन में टाइम पे खत्म होगा। लेकिन ठेकेदार भाई तेजी में आ गया और करना है भैया 10 दिन में काम समाप्त करना है। तो अब उसको कितना दिन में समाप्त करना है, 10 दिन में। तो जब 10 दिन में काम समाप्त करना है तो भाई क्या होगा, आदमी भी छोड़ के चले गए तो कितना और एक्स्ट्रा आदमी बुलाना पड़ेगा। तो हमारे पास 30 आदमी थे और एक्स्ट्रा हम लोग मान के चलते कि 1 आदमी बुलाना पड़ रहा है। इसको कट करते हैं, 5 दूना 10, सॉरी 5 3 15 यहाँ पर आ गया, और 5 दूना 10, और 2 से करते हैं तो यहाँ पर 21। अब देखो 21 यहाँ कितना आ गया, 63 आ गया, और 30 + x। अब जब यहाँ से करेंगे तो x = कितना आ जाएगा, 63 में से 30 घटेगा तो 33 आदमी आ जाएगा, मतलब 33 आदमियों की और आवश्यकता हो गई। इस तरीके से कंसेप्ट होगा क्लियर, वरना आप जो घूमते रहिए और एग्जाम टाइम में टाइम स्पेंड करते रहिए, राइट। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि a तथा b समीकरण ax² - a² x + ab = 0 के मूल हैं तो क्रमशः a तथा b का मान क्या होगा। देखो क्या है कि इसका देखो ax² - a² x + ab, यहाँ का मूल जो है a और b है। मूल क्या है कि a और b है, तो पूछ रहा है a और b का मान क्या होगा। अच्छा देखो मूलों का सम क्या होता है, यदि a + b = देखते हैं तो -b/a मतलब a² a होगा, और यहाँ से जब कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल a बस बचेगा। तो a से a कहानी खत्म हो जाएगी, फाइनली बचा b = 0, और यहाँ से जब मूलों का प्रोडक्ट देखते हैं तो ab/a होगा, राइट। तो a से a कहानी खत्म हो जाएगी तो a × b = b होगा, b से b खत्म होगा मतलब a = 1। तो ऑप्शन में होगा जो 1 और 0, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। पहला ही ऑप्शन है 1 और 0, बस काम खत्म है, आगे निकल चलते हैं, राइट। ये बस कुछ टाइम का गेम है। अगर देखिए मैं अगर बताना चाहूँ कि हाँ विदिन मतलब 12 से 15 मिनट में पूरा 15-20 क्वेश्चन भी हम आराम से बता करके निकल जाएंगे, लेकिन रह गई बात समझना जरूरी होता है। स्पीड में ऐसा नहीं है कि बुलेट ट्रेन बने दो, समझना भी जरूरी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 9 अंक की संख्या जो है इतना दिया है 99 से विभाज्य है तो 2a + b का मान कितना होगा। ध्यान से देखते हैं, 3 4 2 2 2 1 3 a b, तो वैल्यू पूछ रहा है 2a + b, कह रहा है कि 99 से यह विभाज्य है। तो 99 से विभाज्य का हम लोग क्या करते हैं कि 9 का मल्टीपल रूल चेक करते हैं। तो 9 का मल्टीपल रूल चेक करते हैं तो 4 3 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 14 14 3 17 आ रहा है। 17 आ रहा है तो इन दोनों का सम भैया 1 कर दो, या हम लोग क्या कर सकते हैं 10 कर दें, इन दोनों का सम जो आपको समझ है। यदि क्योंकि 17 हो रहा तो 17 का 18 हो जाएगा, 17 1 18 हो जाएगा, या इन दोनों का सम जो 1 करें, या हम लोग क्या करें इन दोनों का सम 10 करें, क्योंकि 17 हो रहा 17 का 18 हो जाएगा, और 17 या मतलब 10 जोड़ेंगे तो 27 होगा, राइट। तो 1 हो सकता है या 10 हो सकता है। अब देखो हम लोग 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, क्योंकि 99 से विभाज्य है। तो 3 2 5 और 5 2 7 और 7 3 10, मतलब यहाँ पर आ गया 10, राइट। और इसमें हम लोग इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर देखते हैं 4 2 6 और 6 1 7,
अब देखो यहाँ पर आ रहा है 7, 10 में से 7 घटाए तो 3 आ रहा है, और हमको अगर मतलब या तो इसके जगह पे 1 रख दे या इसकी जगह पर, यदि मान के चलो कि हम लोग इसके जगह पर 1 रखते हैं तो इसके जगह पर 0 रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो 10 1 11 होगा, और 11 में से 7 घटाएंगे तो 11 का मल्टीपल तो रूट फेल कर जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 वाला ही ऑप्शन सही होगा। अब 10 वाले में किसको हम लोग 1 रखें, किसको हम लोग 9 रखें, राइट, किसको हम लोग, क्योंकि दोनों को बराबर करना है ना। क्योंकि देखो 10 और इसको यदि हम लोग क्या करते हैं कि 9 रख देते हैं, इसको 1 रखते हैं, तो क्या होता है 10 9 19, 10 9 19 और 19 और यह हो जाएगा 8, मतलब 19 में से 8 घट जाएगा तो 11, मतलब यह 11 का भी हो जाए और 9 से भी कट जाएगा। तो अब देखो क्या है कि ए के जगह पर हमने क्या किया 2, और बी के जगह पर मतलब 2 गुणे 1 करेंगे, और बी की जगह पर 9, तो 9 2 11, यही हमारा सही आंसर होगा। बातें समझ आई। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है और कंफ्यूज करने वाला है, थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, टाइम ले सकता है, बट सही तरीका पता रहेगा तो बहुत कम समय में आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अनु जो है अपने मासिक का 68% खर्च कर देती है। देखो भैया खर्च मतलब व्यय किया, तो व्यय कितना किया है 68% खर्च किया है ना। तो 68% की वैल्यू कितनी होगी 17 चौको 68, 17/25, राइट। ओके 17 पर मतलब 68% खर्च करती है, उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, और उसका मासिक बचत में 9% की वृद्धि होती है। तो कह रहा है कि उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओके राइट, बातें समझ आए। देखो क्या कह रहा है कि यह जो है 100 है, हाँ सॉरी टोटल यह 25 रुपया इनकम है, और 17 रुपया जो है वो क्या बोलते हैं खर्चा की है, तो 17 8 25 रुपया बचाई है, मतलब इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यह है। अब वो कह रहा है कि यदि आय में जो 20% की वृद्धि होती है ना, यहाँ पर हाँ सॉरी उसके आय में 20% की वृद्धि हुई, यहाँ पर 20% की वृद्धि कर दो। कह रहा है कि मासिक बचत में 9% की वृद्धि होती है, यहाँ पर 9% की वृद्धि होती है। तो पूछ रहा है कि आखिर जो है व्यय में कितने % की वृद्धि होगी, यही है ना। अच्छा जब हम लोग यह परसेंटेज में वृद्धि हो रहा है, परसेंटेज में वृद्धि, इसको क्या करते हैं 25 दूना 500 होगा कि नहीं होगा, यह 500% हो गया, इक्वल टू 17 100 हो जाएगा, और प्लस का 8 9 72। अब देखो 500 में से जब हम लोग 72 घटाएंगे तो 428 आएगा, 428/17 करेंगे तो 17 दूना 34, और 34 8 8 88 आएगा, 17 17 चौको 68, 17 5 85, 25 दशमलव कुछ % आएगा, राइट। अब देखो 25 दशमलव कुछ % आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है सी 25% ही सही होगा। आप चाहते तो एलिगेशन मेथड से भी जा सकते हैं, एलिगेशन मेथड अगर आपको सही लगता है तो आप एलिगेशन मेथड से जा सकते हैं। अब देखो एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हैं, देखो क्या कह रहा है कि व्यय में वृद्धि जो होता है, तो व्यय में वृद्धि भैया तो वही तो पता करना है, और बचत में वृद्धि कितना हुआ 9%, आय में वृद्धि कितना हुआ 20%, और यहाँ पर नीचे जो है मतलब व्यय और बचत का रेशियो लिखा जाता है। तो भैया 8 रुपया बचत है और जो 17 रुपया खर्चा है, बस हम लोग काम यहीं पर कर देते हैं। अब देखो होगा क्या कि यह व्यय है, व्यय में हमको पता करना है, तो 20 में से 9 जो जाएगा तो यह 11 होगा, और देखो 17 का वैल्यू जब 11 है, देखो इसमें थोड़ा ज़्यादा लफड़ा है ना, ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन हार्ड हो रहा है, तो आप जो वहाँ से छोड़ सकते हैं, ये वाला मेथड मेरे लिए बेस्ट है। वहाँ पर कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, तो ये वाला मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, तो तरीका सब पता होना चाहिए, लेकिन कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अनुमान कोण 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 है, तो उस टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। देखो टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अनुमान कोण 60 डिग्री है। देखो एक टावर है, ठीक है, एक टावर है और एक हमारी बिल्डिंग है, इसकी हाइट जो दिया है 10 मीटर, कह रहा है कि यहाँ से भैया अनुमान कोण है, अनुमान कोण यहाँ से बोलते हैं, तो यह 60 डिग्री है, तो यहाँ से भी भाई हमारा कितना होगा, यह वाला 60 डिग्री होगा, राइट। तो कह रहा है कि इसके बीच की दूरी जो 50√3 है, 50√3 है, तो पूछ रहा है टावर की ऊंचाई क्या होगा। अच्छा देखते हैं कि जब 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू √3 होती है और यह होता है 1,
ओके। तो यह 50√3 है, तो जब इसका √3, चूँकि 1 की वैल्यू 50√3 है, तो जब √3 की वैल्यू निकालेंगे तो 50√3 में √3 का जब गुणा करेंगे तो √3 हट जाएगा, मतलब यह आ जाएगा 150। मतलब यहाँ से यहाँ तो भैया 150 आ गया, और यह हमारा दिया था 10, तो 150 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना मीटर आ गया, 160 मीटर। सिंपल सा है, मतलब आप कर सकते हैं, राइट, बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक विक्रेता 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे और 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिए, तो बताओ उसे कितना हानि हुआ। हानि प्रतिशत पूछ रहा है। देखो यहाँ पर इसको करने के लिए क्या करते हैं, सामान को इक्वल करते हैं। यहाँ पर रुपया कर दिए और यहाँ पर सामान कर दिए, राइट। 15 रुपया में 5 की दर से खरीदा और 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिए, तो पूछ रहे कितना जो है हानि उसको हुआ। देखो इस सामान तो भाई इक्वल है नहीं, तो सामान को भैया इक्वल कर लो। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दिए और यहाँ पर भी 5 से गुणा कर दिए। अब देखो क्या सामान तो इक्वल हो गए, मतलब यह कह रहा है कि 15 3 45, मतलब 45 में खरीदा और 25 में बेच दिया। कितना का घाटा हुआ, माइनस का 20 रुपये, मतलब 20 रुपये घाटा गया। अब जो 20 रुपये घाटा गया भैया किस पर गया है, 45 पर। तो 5 चौक को 20 और 5 9 45, 4/9 का जो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू जब करेंगे परसेंटेज में निकालेंगे तो 400 और 9 चौक को 36, 9 चौक को 36, मतलब 44 सही कुछ परसेंट आएगा। तो बस ऑप्शन नंबर तीसरा जो 44 सही 4/9%, बस खटाक से मार करके आगे निकल चलना है। बातें समझ आए? इस तरीके से हम लोग करेंगे, वरना भैया तुम घूमते रह जाओगे। समान इक्वल करो, बस तुरंत परसेंटेज निकालो, बस काम बराबर। अच्छा देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत शानदार है यार वास्तव में। ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O और P वृत्त पर एक बिंदु है। एंगल ए पी बी बराबर 112 डिग्री, तो ओ ए बी का माप क्या होगा। देखो ए पी बी जो भी है, ए पी बी जो भी है वह 90 से अधिक है। तो हम लोगों को क्या होता है, यहाँ पर एक कुछ बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। यह सर्कल है और एक हमारा जीवा है और यह हमारा सेंटर है, इसका नाम है ए बी, और यहाँ पर कह रहा है कि कोई मतलब पॉइंट है ए। अब देखो पॉइंट पी यहाँ पर भी ले सकते हैं, पॉइंट पी यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन क्यों हम लोग लेंगे अभी मैं क्लियर करता हूँ। देखो ए पी बी क्यों मैंने इसी साइड लिया, ए पी बी इक्वल टू क्या होता है कि 12 होता है, 112 दिया है। तो क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखते हैं, इसको हम लोग सेंटर से मिला देते हैं। तो पूछ रहा है हमारा, कहाँ गया, पूछ रहा है एंगल ओ ए बी, मतलब ओ ए बी यही वैल्यू पूछ रहा है। अब इसका वैल्यू हम लोगों को डिफाइन करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। 112 में हम लोग क्या करते हैं, 90 घटा देते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाता है 22 डिग्री। बस ये तो यही जो, लेकिन आखिर हम लोगों के सामने जब फिगर नहीं दिया था, आखिर क्यों इधर लिया। अब देखो इसका भी रीज़न जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखो क्या होता है कि यह हमारा जो डायमीटर है, राइट। अच्छा डायमीटर से हम लोग किसी भी सरकमफरेंस पे बनते हैं तो यह हमेशा 90 डिग्री बनता है, और जब इधर लेंगे तो और छोटा बनेगा, जैसे इधर लेंगे तो और एंगल छोटा बनेगा। मतलब डायमीटर पर से देखा जाए तो सबसे बड़ा बनता, मतलब जैसे इसके नीचे जा रहे हैं तो और ये एंगल छोटा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जो क्या कर 90 डिग्री से ऊपर पाना है, तो जब 90 डिग्री से ऊपर पाना तो डायमीटर पर तो भैया 90 बना, इसके नीचे जाना है तो और यहाँ का एंगल छोटा जो होता जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर और ऊपर जाएंगे तभी तो हमारा भैया वैल्यू 90 से ऊपर बढ़ेगा। मतलब डायमीटर से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर सरकमफरेंस पर एंगल छोटा होता जाएगा, अगर डायमीटर से ऊपर जाएंगे तो इसका एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बातें समझ आ रही। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर तो भाई मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे व्यास से देखेंगे तो यह हमारा क्या होता है कि अगर इधर देखेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर लेंगे तो भैया डायमीटर से भैया छोटा, मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता। देखिए इस वजह से यहाँ पर इस चीज़ों को लेना है कि ये हमारा सेंटर है, सेंटर से अंदर लेना है, राइट। बातें समझे। इस वजह से पी यहाँ पर नहीं लेकर के यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि 90 से अधिक है। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में होना चाहिए, वरना भैया घूम जाओगे, राइट। ये सब चीज़ें अब यहाँ से तुम निकालते रहो भैया, नहीं आएगा, ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, तुम कट एंड पीट करते रहो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो कह रहा है कि एक कार जो 45 किलोमीटर की चाल से 40 मिनट तक चला, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 मिनट तक चला, फिर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1.5 घंटे तक चला, पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी होनी चाहिए। देखो मैं बहुत सिंपल है, हर बच्चा कर लेगा, लेकिन रह गई बात वह बच्चा जो है हो सके आधा मिनट में करे, 1 मिनट में करें। लेकिन अगर आप इसको 10 सेकंड 15 सेकंड में अगर करके निकल जाते हैं तो बताइए कौन सा बेहतर होगा। अच्छा देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। पहले हम लोग दिया क्या है उस चीज़ को समझते। देखो कि दिया क्या है,
45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना चला है, वो 40 मिनट चला है, राइट। अच्छा, दूसरा जो कह रहा है कि हमारा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह जो है 45 मिनट चला है। और तीसरा जो है 50 किलोमीटर पर आवर से वह जो कितना चला, 1.5 घंटे। रह गई बात, अब ये हमारे दिया है, ये हमारे सब चीज़ें दिया है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू जब फार्मूला निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है कि नहीं। लेकिन पहले भैया डिस्टेंस तो इसको पता करो। अब डिस्टेंस हम लोग पता करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट बच्चा जो है यहाँ पर करेगा कि 45 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 40 मिनट में कितना जाएगा। थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटिव बने यार। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या हम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, डायरेक्ट डिस्टेंस मतलब डायरेक्ट हम लोग वो गेम खेलेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। देखो 40 मिनट है और 45 मिनट में है, ठीक है। अच्छा यह देख, तो 40 मिनट को यदि हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 20 दूनी 40, 20 तेईस 60। अब देखो 3 है, मतलब 3 की वैल्यू 45 है, मतलब 1 की वैल्यू 15 होगी, तो 15 दूना 30, मतलब इसका डिस्टेंस आ गया 30। यहाँ पर देखते हैं, अच्छा देखो 60 किलोमीटर जो है पर आवर जो है, तो 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 किलोमीटर 60 मिनट में जाना है। ध्यान से देखो, 60 किलोमीटर 60 मिनट में जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर उसका भी हम लोग अगर लिखना चाहें तो 45 मिनट को जब चेंज करेंगे तो 15 तिया 45 और 15 चौको 60, 4 की वैल्यू 60 ही है, तो 15 चौको 60, 15 तिया 45, राइट। और यह तो सिंपल सी बात है, हमारे क्या हो जाएगा, 15 मतलब 75 आ जाएगा, ओके, 1.5 से। तो अब हम लोग यदि लिखना रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन देखा तुरंत लिखा, अच्छा हाँ 15 दूना 30 इसका हो गया, 45 इसका हो गया, मतलब 75 इसका हो गया। और टोटल टाइम कितना लगा है, तो 1.5, और मतलब यहाँ पर टाइम कितना लगा है, तो इसको 90 मिनट है, और यहाँ पर 4 4 8 85 मिनट है, तो 9 8 17 175 मिनट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे, तो जैसे घंटा में चेंज करेंगे तब बाकी कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, 75 30 105 मतलब 150 आ गया, और 150 मतलब 175 गुणे 60। अब इसको कट करेंगे तो 25 छक्के 150, 25 सत्ते 6 को 36, 360/7। अब इसको 7 पच्चे 35 और 7 करने 7 मतलब 51 दशमलव कुछ %, 51 दशमलव कुछ आएगा। हाँ देखो 51.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग चलेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ऐसे अब इतना सब लिखने के एग्जाम में जरूरत नहीं, डायरेक्ट यही लिखना है, डायरेक्ट इसको लिख करके बाकी इतना टाइम का कैलकुलेशन आपको करना है। लेकिन ये सब चीज़ें समझना जरूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं, कैसे करेंगे, 45 किलोमीटर 60 मिनट में, तो भैया 40 मिनट में कितना जाएगा, तो ऐसे करेंगे 20 दूनी 40, 20 तेईस 60, फिर से 30 से। अरे भैया इतना लफड़ा, कहीं काटा पीटी में गड़बड़ हो गया तो दिमाग लगाओ, तुरंत ऐसा काम करो। बातें समझ आ रही है। इस तरीके से ही काम करेंगे तभी हमारा टाइम बचेगा, वरना नहीं टाइम बच सकता। देखो मैं चाहता हूं तो कर सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप उन तरीकों को आप एग्जाम में उसको यूज करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी त्रिभुज ABC में AC के समांतर रेखा PQ है। ध्यान से देखते हैं, ABC है, ABC यह त्रिभुज है, और AC के समांतर रेखा PQ है, AC के समांतर रेखा PQ है, ओके। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PBQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC मतलब टोटल क्षेत्रफल का रहा है, मतलब इसको क्षेत्रफल हम लोग टोटल मानते हैं। तो ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 3 दिया है, और यह जो 1 दिया है, हाँ यहाँ से मतलब इसका और छोटे वाले का 1 दिया है। अब जब इसका साइड हम लोग पता करते हैं, तो जैसे जब इसका साइड पता करते हैं, रूट में करते हैं, तो इसका साइड जो 1 आ जाएगा। यह हमारे एरिया के टर्म में है, क्या है, एरिया के टर्म में। लेकिन जब यहाँ से 1 करते हैं, इसका साइड जब करेंगे तो यहाँ पर इसका साइड के टर्म में क्या आ जाएगा, √3, मतलब यह साइड का है, इसका स्क्वायर कर देंगे ना। अच्छा देखो, जब ये साइड देखे 1 है, टोटल जो √3 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 - 1। तो पूछ क्या रहा है कि CB संबंधित CQ का जो रेशियो पूछ रहा है। देखो CB क्या है, CB यही है ना CB, तो CB जो टोटल कितना है भैया, √3 है, और CQ कितना आ गया, √3 - 1। इसका परिमेकरण कर दो, तो परिमेकरण करेंगे तो √3, और ऊपर चला जाएगा तो √3 + 1, और नीचे आ जाएगा तो 2। यही हमारा आंसर होगा। बात है, अब ये परिमेकरण करना भैया तुम ना जानते हो, कक्षा 8-9 में पढ़ाया गया होगा, बहुत ही सिंपल सा बात है, तो ये तो कर सकते हो। इसी चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 है, क्योंकि 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा।
और जब इसका साइड टोटल यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, पूरा का साइड का देखेंगे तो 3 है, तो √3 मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा √3 है, तो √3 में से 1 निकालेंगे तभी तो ये वाला पता चलेगा। यह 1 है ये, और टोटल √3 है, तो इसका √3 - 1 पूछ क्या रहा, CB/CQ, मतलब CB जो है √3 है और CQ जो है √3 - 1, बस इसका परिमेय कर दिए, वही हमारा आंसर होगा। राइट, बातें समझिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर प्लस वाला है ना, तो ऑप्शन नंबर तीसरा C। राइट, आगे आपके सामने जो है क्वेश्चन है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में लौटने में 4 घंटे का समय लगता है, तो कुछ रहा शांत जल में नाव की धारा और चाल की अनुपात बताइए। देखो, यह डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, चूँकि यहाँ पर टाइम दिया है ना, और देखो चूँकि टाइम दिया है तो डाउन स्ट्रीम में क्या टाइम दिया है, कह रहा कि धारा के विपरीत दिशा में, तो जब विपरीत दिशा में कह रहा कि 8 घंटा 48 मिनट, 8 घंटा 48 मिनट। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, तो 8 घंटा 48 मिनट में जब इसको 60 से करेंगे तो 12 चौको 48 और 12 पचे 60, तो 5/40 और 40 4 44/5, मतलब अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, 44/5 घंटा। राइट, बातें समझ आ रही है। और इसमें जो है डाउन स्ट्रीम में 4 घंटा लग रहा है, और जो 4 घंटा लग रहा है, चूँकि यह टाइम का रेशियो है ना, तो यहाँ से इसको कट करते हैं, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो आता है यहाँ से 5:11। जब 5:11 आता है तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा होता है, 11 और 5, यही होता है। अब हम लोग धारा की चाल पूछ रहा है, तो धारा की चाल और नाव की चाल जब पूछ रहा है, तो नाव की चाल हम लोग को निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 11 प्लस जोड़ के आधा, और धारा के 40 को घटा के आधा, तो बस देखेंगे तो 16 का मतलब 8 आएगा, इसका आ जाएगा 6 का आधा 2 हो जाएगा, 8 से 3। यहीं से सिंपल सा 11 5 16 का आधा 8, 11 में से 5 गया 6, 6 का आधा 3, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहीं पर बस ये जो थोड़ा लैंग्वेज बढ़ा दिया है तो देख करके कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम दिया उसको घंटे में चेंज करके, और टाइम जो है स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। राइट, बातें समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल का 9/20 है, मतलब देखो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है 9/20 दिया है। राइट, बातें समझ रही। कह रहा कि आयत की लंबाई और चौड़ाई 5/4 के अनुपात में है, तो आयत और वर्ग के परिमाप का अनुपात, देखो आयत और वर्ग के परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। अच्छा देखते हैं कि यह एरिया है, लेकिन जो आयत का दिया है 5:4 में, तो इसका आयत का एरिया क्या हो जाएगा, 5 को 20 यक्स मान लेते हैं, 20 यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो है वर्ग का हम लोग लिखते हैं, मतलब जो वर्ग का एरिया है, यहाँ से हम लोग वर्ग का साइड निकाल सकते हैं। यदि हम यहाँ करते हैं वर्ग का साइड हम निकालेंगे, तो ये जो भी हो जाएगा रूट में चला जाएगा साइड निकालने के लिए। और देखो 20 हम क्या हो जाएगा, 400 यक्स स्क्वायर चला जाएगा, और यह हो जाएगा 9, बचा क्या 20 यक्स बटे 3, यही आएगा ना। अब देखो कह रहा है कि अब देखो हमको क्या चला गया, वर्ग का भी साइड पता चल गया, और जो हमारा मतलब आयत का भी साइड पता ही है, 3:4 के टर्म में दिया है, सर 3:4 कितना के टर्म में दिया है, 5:4 में कितना रेशियो दिया है, 5/4 के रेशियो में दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब परिमाप ज्ञात करते हैं, तो जब परिमाप मतलब आयत का परिमाप और यहाँ पर वर्ग का परिमाप, तो आयत का परिमाप 5 4 9 9 दूनी 18 यक्स हो जाएगा, और वर्ग का परिमाप क्या करेंगे, तो इसी में 4 से गुणा कर देंगे, तो 20 चौको 80/3 यक्स होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ से कट करते तो 2 9 18, और यहाँ पर जाएगा तो 40, यक्स से यक्स खत्म हो गया, बचा के 9 3 27 = 40, ये हमारा जो है आंसर होगा। बातें समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही एग्जाम में तोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि मैं 15 क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूँ, और 15वां क्वेश्चन देखिए बहुत लाजवाब है। देखो कह रहा है, एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के लिए जमा की गई है। देखो साधारण ब्याज जब कर रखे तो इतना दिमाग में होना चाहिए कि हर साल जो साधारण ब्याज इक्वल होता है। अब जो भी ब्याज मिला तो वो बोला परिपक्व राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वाली योजना में निवेश किया गया, जिससे वह 2 वर्षों में 1638 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज कितना प्राप्त होता है भैया, 1638 रुपया प्राप्त होता है। कितना पर, 10% पर 2 सालों में। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि मतलब 8% के हिसाब से वह 7 सालों के दिया गया। कोई राशि जो 100 रुपया है
और जब उसको दिया गया है तो 8% के हिसाब से 7 सालों के लिए दिया गया है, तो वह राशि जो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब जो कह रहा है कि जो भी यहाँ पर वह राशि मिला है ना, जो भी यहाँ पर मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी, जो भी मतलब धन मिलेगा, उसको वह 10% के हिसाब से 2 साल के लिए वह क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया। और जब चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया तो केवल मतलब जो भी यहाँ पर मिलेगा तो ये वह नहीं दिया, वह कह रहा है कि भैया जो भी यहाँ पर मिलेगा उसका ब्याज दिया है। अच्छा देखो 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा? 10% के हिसाब से 2 साल का यदि ब्याज देखेंगे तो 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होता है? 21% होता है। तो 1638 जो है केवल ब्याज दिया है 2 साल का, तो 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होता है? 21 होता है। भाई तरीका पता होना चाहिए। 10-10 का ऐसे करते हैं तो 10 + 10 करते हैं, यही तो होता है 10 × 10/100, तो यहाँ से जो है 21 आता है, राइट। तो मतलब यह 21% की वैल्यू है। यदि हम लोग यहाँ से 100 करते हैं तो यहाँ जो टोटल हमारा जो मिश्र धन होगा वो निकल जाएगा। अब देखो क्या है कि करते हैं तो 21 7 147 और 47 16 बचेगा, 21 8 168, यहाँ पर आ गया भैया 7800 रुपया। अच्छा 7800 मतलब यह 7800 कितने की वैल्यू है? 7800 कितने की वैल्यू? 156 की वैल्यू है। तो यही पूछ रहे 100 की वैल्यू क्या होगी। अब पता करो कि 156 का कितना गुना है। अगर आपने पता कर लिया तो काम हो जाएगा। अच्छा देखते हैं तो 78 से जब कट करते हैं तो 78 दूना और यह 100 है तो 2 से कट करेंगे तो मतलब यह 50 बार में, मतलब यह 50 गुना है। कितना गुना है? 50 गुना है। तो यह भी भैया हमारा 50 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यह भी जब 50 गुना होगा तो 5000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, वरना आप घूमते रह जाओगे, ट्रिकी मेथड से नहीं करोगे तो भैया देखो चीज़ें क्या है कि समझना बहुत जरूरी, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्वेश्चन कर, इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझोगे भैया तब जाके होगा। वरना आप एग्जाम में आजकल के क्वेश्चन हिलने वाले नहीं, पहले के दिन गए, अब बहुत ट्रिकी और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, वरना भूल जाओ, राइट।